नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राहुल गांधी के भाषण पर आरएसएस ने भी आज मंगलवार को निशाना साधा। अभी तक संघ के राजनीतिक मुखौटे बीजेपी और बीजेपी शासित सरकार से ही राहुल पर हमले हो रहे थे। हालांकि राहुल के लिए आरएसएस की भाषा बीजेपी नेताओं के मुकाबले शालीन रही। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, राहुल को ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी का अपना राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। उनके पूर्वजों ने भी संघ के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन लोग सच जानते हैं। होसबोले हरियाणा में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए होसबोले ने कहा, मैं आपातकाल के दौरान जेल में था। जिन्होंने देश को जेल बना दिया और इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी, उन्हें लोकतंत्र की बात करने का अधिकार है या नहीं, ये जनता को तय करना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है, देश भर में तो चुनाव हो रहे हैं। राहुल की लंदन में की गई एक टिप्पणी को लेकर बीजेपी लगातार संसद में माफी की मांग कर रही है। इस दौरान संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। बीजेपी नेता लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार राहुल पर हमले कर रही है और उनसे माफी की मांग भी कर रही है। राहुल की टिप्पणी पर विवाद इतना गहरा गया है कि संसद का सत्र भी बाधित है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता मनिकम टैगोर ने कहा है कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। टैगोर ने कहा कि माफी तो आरएसएस के लोग मांगते हैं, कांग्रेस ही नहीं। उन्होंने तो सही कहा है कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है। मनिकम ने एक ट्विटर पोस्ट में विदेश में की प्रधानमंत्री द्वारा टिप्पणी को पोस्ट किया और कहा कि विदेश में भारत का अपमान करने के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने विदेश में भारत का अपमान किया। सावरकर की तरह वो भी कर सकते हैं, वो करेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़े बीजेपी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और संसद जिसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बता दें, पहले दिन भी राहुल गांधी के बयानों को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया था और राहुल गांधी से माफी की मांग की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल तक ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और कहा कि उन्होंने विदेश की जमीन पर भारत का अपमान किया है। हालांकि कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषणों का जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को लेकर हंगामा करके अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को स्थगित कराने की योजनाबद्ध रणनीति थी, क्योंकि वो अडानी विवाद से डरे हुए हैं। राहुल गांधी को किस बात की माफी मांगनी चाहिए? क्या सच बोलने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने ये बातें इससे पहले भी कई बार कही हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि पीयूष गोयल ने लोकसभा के एक सदस्य के खिलाफ आरोप लगाकर उच्च सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को नियम 188 के तहत दिए नोटिस में गोयल ने कहा कि पीयूष गोयल ने उस समय नियम 238 का हनन किया, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य या दूसरे सदन के सदस्य के खिलाफ मानहानिकारक एवं अभियोगात्मक प्रकृति वाला कोई आरोप नहीं लगा सकता। गोयल ने नोटिस में कहा है कि 13 मार्च को गोयल ने दूसरे सदन के सदस्य की कुछ टिप्पणियों से जुड़ा विषय राज्यसभा में उठाया। कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में आसन की ओर से अतीत में दिए गए कुछ उन निर्देशों का हवाला दिया जिनमें कहा गया था कि दूसरे सदन के किसी सदस्य के खिलाफ आरोप नहीं लगाया जा सकता है। फिल्म RRR के चर्चित गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और कई सांसदों ने बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द एलिफेंट विस्परर्स के लिए दोनों फिल्मों की पूरी टीम को बधाई दी और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील कर डाली कि इस पुरस्कार की जीत का श्रेय आप मत ले लेना। इस बयान के बाद सदन में मौजूद तमाम सांसदों ने खूब ठहाके लगाए, जिसमें उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ भी शामिल रहे। वो भी खड़गे के इस बयान पर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाए। खड़गे ने कहा कि मैं नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्परर्स को बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम बधाई देने में आपके साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि हमने डायरेक्ट किया है, हमने गीत लिखा है, मोदी जी ने फिल्म डायरेक्ट की है, ये ना कहें।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी संस्था एफएटीएफ द्वारा जारी रिपोर्ट को लेकर प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को निशाने पर लिया है। हालांकि एफएटीएफ रिपोर्ट में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य का जिक्र नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी का नाम लिया है। एफएटीएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक केस स्टडी को शामिल किया है, जिसमें किसी का नाम लिए बिना यस बैंक के पूर्व सीएमडी राणा कपूर पर ईडी की कार्रवाई और प्रियंका गांधी से पेंटिंग की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का इस्तेमाल का जिक्र है। हालांकि एफएटीएफ की केस स्टडी में राणा कपूर और प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई जिक्र नहीं। एफएटीएफ ने आरोपी को मिस्टर ए कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, यह बहुत शर्म की बात है कि गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की कहानी एफएटीएफ रिपोर्ट का हिस्सा है। बता दें, ईडी ने आरोप लगाया था कि राणा कपूर ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से पेंटिंग खरीदी थी। ठाकुर ने कहा, कांग्रेस का एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मॉडल सामने आ रहा है, कभी नेशनल हेराल्ड, कभी तो दूसरा, कभी तीसरा। अब एक विदेशी एजेंसी एफएटीएफ की केस स्टडी में पाया गया है कि कैसे यूपीए की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रियंका गांधी की पेंटिंग को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बना गया। ठाकुर ने पूछा, मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहूंगा, क्या यह दबाव बनाया गया था, और अगर बनाया गया तो आखिर क्यों? उस पेंटिंग से आए 2 करोड़ रुपए किस पर खर्च हुए? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन माहौल चुनावी हो गया है। 12 मार्च को पीएम मोदी कर्नाटक में थे। 13 मार्च को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में बीजेपी के कार्यक्रम में कहा कि कर्नाटक चुनाव सेमीफाइनल है, हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। इसीलिए मोदी जी को फिर से लाने के लिए कर्नाटक जीतना जरूरी है। इसके साथ ही कर्नाटक के कनकगिरी में विजय संकल्प रैली में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लंदन के भाषण में अपनी टिप्पणियों में कथित रूप से भारत को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। बता दें, शर्मा की ये टिप्पणी उस दिन की गई जब राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण को लेकर संसद में बीजेपी ने उन पर हमला बोला। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में केंद्र सरकार ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गैस त्रासदी में पीड़ितों के मुआवजे में घोर लापरवाही बरती गई है। कोर्ट ने इस लापरवाही पर केंद्र को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गैस त्रासदी के लंबित दावों को पूरा करने के लिए भारत सरकार आरबीआई के पास पड़े 50 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल करे। बता दें, हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया था। पीड़ितों ने अतिरिक्त मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीड़ितों की ओर से केंद्र ने इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। संविधान पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले की फिर से सुनवाई करना पीड़ितों के पक्ष में भी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, यह केवल भानुमति का पिटारा खोलकर यूसीसी के पक्ष में काम करेगा और दावेदारों को भी इससे कोई लाभ नहीं होगा। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन जामिया मिल्ला इस्लामिया के चांसलर नियुक्त किए गए हैं। जामिया अंजुमन में 45 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सांसद भी हैं। डॉक्टर मुफद्दल सैफुद्दीन जामिया की पूर्व कुलाधिपति डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला की जगह अगले 5 साल तक चांसलर के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला का जामिया चांसलर के रूप में 2022 में ही कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद से ये पद खाली पड़ा था। डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु हैं। वो साल 2014 से ये पद संभाल रहे हैं। सैफुद्दीन ने गुजरात के सूरत के अलजामियातुल सैफिया से तालीम हासिल की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।